जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में भी हम लोग बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। पिछले दो प्रैक्टिस सेट को आपने हल किया है, आपने देखा है, आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा भी है, किस तरीके के प्रश्न आते हैं वह भी आपने देखा है। तो यह भी टीटी में पूछे गए प्रश्न हैं, उसको हल करने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। इससे पहले कि आज की वीडियो हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है, प्रैक्टिस सेट हल नहीं किया है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि टीटी के है, टीटी का प्रश्न पत्र है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। इसमें भी 30 प्रश्न आपको मिलेंगे और आप प्रश्नों को देखकर, उसके उत्तर को देखकर, विकल्पों को देखकर आप इसमें से तय करेंगे कौन सा उत्तर सही होना चाहिए। अभ्यास भी करते चलेंगे। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? पहला है गार्डन, दूसरा है शोनेल, तीसरा है बर्टन हॉल और चौथा है सिरिल बार्ट। किसने शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी थी? ध्यान देना है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो सीरियल बर्ट ने दी थी। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न क्या है? पहला है विश्वसनीयता, दूसरा है वैधता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता, चौथा है अभिक्षमता। उत्तम परीक्षण में विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। अभिक्षमता यह उससे भिन्न है, तो इस दूसरे का उत्तर क्या होगा? चौथा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? यानी बुद्धि का सिद्धांत यदि आपने पढ़ा होगा तो आप देख सकते हैं। एक तत्व सिद्धांत यह भी है, द्वितत्व सिद्धांत यह भी है, प्रत्यागमन का सिद्धांत पता नहीं, बहुतत्व का सिद्धांत यह भी है बुद्धि का सिद्धांत। इसका मतलब जो तीसरा है वही ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही है कि यह बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पहला एड्रिनल ग्रंथि, दूसरा है पीयूष ग्रंथि, तीसरा है लार ग्रंथि, चौथा है थायराइड ग्रंथि। आप देख रहे होंगे एड्रिनल, पीयूष और थायराइड ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इसलिए चौथे का जो उत्तर है वह तीसरा है, लार ग्रंथि। आगे देखते हैं पांचवा, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। द्वितीय अवस्था बताना, इस बात को ध्यान में रखना है। पहला दिया है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, फिर दिया है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, फिर दिया है पूर्व संक्रिया की अवस्था और मूर्त संक्रिया की अवस्था। आपको पता है 4 तरीके की 4 विकास की अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। तो उसमें से दूसरी क्या है वो आपको बताना है। सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज, प्री ऑपरेशंस स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कभी कभी अंग्रेजी में भी ऑप्शन दे दिया जाता है। अंग्रेजी का मतलब जो उसमें लिखा हुआ है उसका हिंदी अनुवाद करके दे दिया जाता है। तो आप बताएं इसमें से सही क्या है? जी हाँ, दूसरी अवस्था जो है उसे हम पूर्व संक्रिया की अवस्था कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तीसरा उत्तर सही है। आगे देखते हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास को पहला है वंशानुक्रम, क्या ये प्रभावित करता है? अगला है वातावरण, करता है। तीसरा है खेल तथा व्यायाम, ये भी करता है। चौथा उत्तर है उपरोक्त सभी। तो क्या सही होगा? चौथा सही होगा, क्योंकि ऊपर के जो तीनों दिए हुए हैं, चारों दिए हुए हैं, वो सब क्या हैं? सही है। आगे चलते हैं। सातवां, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? बुद्धि लब्धि आपने पढ़ा होगा, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, है ना? यही है बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो कौन सा सही है? पहला ही सही है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। दूसरा है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, ये पूरा ही नहीं है, उल्टा भी है। तीसरा है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, ये तो उल्टा ही है। और चौथा भी गलत है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। पहला उत्तर सही है, आप सब जानते हैं इसको। आगे देखते हैं, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की थी? किसने की थी? ड्यूवी ने की थी, रास ने की थी, वुडवर्थ ने की थी, ड्रेवर ने की थी। किसने की थी?
जी हाँ, 8वें का पहला सही है। ड्यूवी ने चिंतनशील सोच की चर्चा की थी। आगे चलते हैं। 9वां, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना। आगमनात्मक तर्क के स्तर में क्या नहीं है? ऊपर के तीनों हैं, चौथा सही है। चौथा उन स्तरों में शामिल नहीं है, यानी इस प्रश्न के लिए जो उत्तर सही होगा वह है कल्पना, क्योंकि क्या शामिल नहीं है वो पूछा गया है। आगे देखते हैं। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या है? सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या है? विस्मरण है, स्मरण है, धारण है, चिंतन है। पहला सही है, बिल्कुल सही। 10वां का पहला सही है, विस्मरण ही है। अगला देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या है? मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में। क्या केवल मनुष्यों में मूल प्रवृत्ति पाई जाती है? दूसरा, केवल बिल्लियों तथा चूहों में। तीसरा, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात और प्राकृतिक होती है। और चौथा, केवल कलाकारों में मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। आप बताएं किसमें पाई जाती है? जी हाँ, तीसरा उत्तर सही है। यह सभी प्राणियों में और जन्मजात और प्राकृतिक रूप से पाई जाती है मूल प्रवृत्ति। आपको पता है, मैकडोगल को आपने शायद पढ़ा भी हो। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A। बिल्कुल सही जवाब। 12वां का चौथा सही है, अनुच्छेद 21A। आप में से ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? क्रेस्मर ने कृषकाय, जिसको दुर्बल कहा जाए, दूसरा है सुडोलकाय, तीसरा है गोलकाय। क्रेस्मर ने जितने को किया है सब में काय लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। उपरोक्त तो सभी क्रेस्मर के ही वर्गीकरण है, तो इसमें से किसी एक को नहीं लगाना है। जो उपरोक्त तो सभी है, यानी 13वां का चौथा सही है। उपरोक्त तो सभी तीनों रहेगा। आगे है, टीटी का उद्देश्य क्या है? 14वां प्रश्न है, टीटी का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका मापन है? क्या बौद्धिक क्षमता का मापन है, अभिक्षमता का मापन है, अभिवृत्ति का मापन है, मूल्य का मापन है? ये कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि टीचर्स के अवृत्ति को मापता है, एटीट्यूड को मापता है, कुछ लोग कहते हैं एप्टीट्यूड को मापता है, कुछ लोग कहते हैं कि बौद्धिक क्षमता को मापता है। यही कंफ्यूजन है। तो आप बताएं। टीटी का उद्देश्य अभिक्षमता का मापन करना, एप्टीट्यूड का मापन करना है। किसका? ये एप्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं। चलिए आगे चलते हैं। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संघनन का सिद्धांत, पहला अधिगम, दूसरा स्मृति, तीसरा प्रेरणा, चौथा सृजनात्मकता। किसका करता है? 15वां का दूसरा सही है, स्मृति की करता है। संघनन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। आगे देखते हैं। 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? पहला अंतर्दर्शन, दूसरा बहिर्दर्शन, तीसरा अवलोकन, चौथा है प्रयोगीकरण। आप देख रहे होंगे व्यक्तिनिष्ठ विधि है, सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। क्या है? हाँ, 16वां का पहला सही। अंतर्दर्शन विधि जो होती है वह सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है। आगे है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? आपने इनका सिद्धांत पढ़ा होगा तो आप जानते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास। क्या है? अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, तो पहला उत्तर सही है। आगे देखते हैं। 18वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधिगम वक्र में पठार बनता है। पठार क्यों बनता है अधिगम वक्र में? पहला, परिपक्वता के कारण, बिल्कुल गलत। अभिप्रेरणा के कारण, ये भी सही नहीं है। थकान के कारण, सोच सकते हैं। अभिरुचि के कारण, ये भी गलत। थकान के कारण अधिगम के पठार का निर्माण होता है। इसका मतलब 18 का तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अधिगम की गति को, अधिगम अंतरण को, सृजनात्मकता को, अभिरुचि को। किसको? 19 का दूसरा सही है, अधिगम अंतरण को। आगे देखते हैं।
क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट बुद्धि के, व्यक्तित्व के, अभिक्षमता के, अभिरुचि के? उत्तर दीजिए। क्लाउड पिक्चर टेस्ट का जो प्रयोग किया जाता है वह व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। यह दूसरा उत्तर सही है, 20वां का दूसरा। आगे देखते हैं 21। निम्न में कौन सा शेष से भिन्न है? टीएटी, 16 पीएफ, रेवेन का परीक्षण, ड्रा ए मैन। आप देख रहे होंगे पहला, दूसरा और चौथा यह व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत आता है, तीसरा अलग है ना? तो तीसरा ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे है 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका है। माध्यिका बताना है, फार्मूला यदि आपको पता होगा तो इसको हल कर पाएंगे, थोड़ा समय लग सकता है इसके लिए। सबसे पहले देखते हैं कि कितने आंकड़े हैं। तो आप देख रहे होंगे 6 आंकड़े हैं। कितने हैं? 6 हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 आंकड़े हैं, ठीक ना? और जो सूत्र होता है माध्यिका का वो क्या होता है? n+1 अपान 2वां पद, ठीक है? n+1, n की जगह पे कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद हैं, तो कितना हो गया? 6-1/2वां पद, यानी 6 1 को जोड़ेंगे तो 7/2, 7/2 का मतलब 3.5, 3.5वां पद, यही होगा ना? तो 3.5वां पद क्या होगा? 3.5वां पद क्या होगा? 3 से ज़्यादा वाला और 4 से कम वाला। इसका मतलब हुआ कि तीसरा पद, ठीक ना? जो थर्ड होगा, तीसरा पद और प्लस चौथा पद, ठीक ना? चौथा पद और पूरे का बटा 2, ठीक है? तो तीसरा पद क्या है यहाँ पे? 9। चौथा पद क्या है यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 10, है ना? चौथा पद क्या है? 10 और पूरे का बटा क्या हुआ? 2। अब इसको जोड़ लें, 10 9 19/2, कितना हुआ? 19/2। आप जब भाग करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? 9.5। तो कौन सा सही है? 22वां का चौथा सही है, 22वां का चौथा सही है, 9.5। क्लियर है? आगे चलते हैं 23वां। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपने पढ़ा है इस चीज को। पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, तीसरा है हेगार्टी, चौथा स्किनर। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है, गेस्टाल्टवादियों ने किया था। इसमें 3 मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है। यदि कोहलर केवल लिख के आ जाए तो भी सही है, और कोहलर अगर नहीं है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक लिखा है तो भी सही है, ठीक है? तो दूसरा उत्तर 23वां का सही है। आगे देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। हाँ, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध क्या होता है? संज्ञान होता है, संवेग होता है, संवेदना होती है, चिंतन होता है। किस पे आधारित है? मैकडूगल ने किसको बताया है मूल प्रवृत्तियों से संबद्ध करके? बिल्कुल सही है, दूसरा संवेग। संवेग, मूल प्रवृत्ति से संवेग संबद्ध होता है। आगे चलते हैं 25वां प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना, क्या कहलाता है? जी हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। 25वां का दूसरा सही है। आगे चलते हैं। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? आपने अभी देखा है, बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था इस प्रश्न में पीछे, ठीक है? उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है वो बतानी है। पहला उत्तर है, ऑप्शन है 150, दूसरा 160, तीसरा 140, चौथा है 135। आपको पता है बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो होता है मेंटल एज। मेंटल एज कितनी है? मेंटल एज है 8 साल। अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? 5 वर्ष, वास्तविक आयु जिसको आप कहते हैं, और गुणे 100 होता है, ठीक ना? यही बुद्धि लब्धि है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब आप देखेंगे, इसको हल करेंगे तो 100 में 800 ये करेंगे, या 5 से इसको काट दीजिए तो 20 आया, ठीक ना? और 20 का 8 में गुणा करेंगे तो आएगा
160 यह बुद्धि लब्धि हुई, तो 160 यानी दूसरा सही है। क्या सही है? दूसरा सही है उत्तर। आगे देखते हैं 27वां, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? पहला है 70 से 79, दूसरा है 50 से 69, तीसरा है 36 से 49, चौथा है 35 एवं निम्न। हाँ, थोड़ा ध्यान देने की चीज़ है क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इसका वर्गीकरण किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है तीसरा, 36 से 49 बुद्धि लब्धि स्तर जो है मंद बुद्धि वाले बच्चों का वो प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। तीसरा उत्तर सही है। आगे देखते हैं, रोशाक इंकव्लाड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? हरमन रोशाक का टेस्ट है, आप जानते होंगे हरमन रोशाक मनोवैज्ञानिक रहे। तो इनका जो ये टेस्ट है किसके लिए प्रयोग होता है, किसके मापन के लिए होता है? पहला व्यक्तित्व, दूसरा बुद्धि, तीसरा अभिरुचि और चौथा अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। तो आप बताएं, आपने पढ़ा होगा हरमन रोसा ने जो प्रयोग किए थे इंकव्लाड टेस्ट का, स्याही धब्बा परीक्षण इसको बोलते हैं, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण। जी हाँ, बिल्कुल सही है। पहला व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? है ना, विस्मृति का कारण नहीं है। पहला है सीखने में कमी, ये तो विस्मृति का कारण हो सकता है, सीखने की इच्छा ही नहीं है, अंडर लर्निंग हो रहा है। दूसरा है स्मरण करने की इच्छा, स्मरण करने की इच्छा होगी तो विस्मृति की संभावना तो नहीं होनी चाहिए, कम होगी। तीसरा देखते हैं मानसिक द्वंद्व, मानसिक द्वंद्व होगा तो विस्मृति होगी। सीखने की दोषपूर्ण विधियां होंगी तभी विस्मृति होगी। तो इन चारों में से उत्तर सही क्या है? दूसरा, स्मरण करने की इच्छा। स्मरण करने की इच्छा है, बार बार आप स्मरण करते रहेंगे तो विस्मृति नहीं होगी या विस्मृति को आप घटा सकते हैं। बाकी सीखने में कमी होगी तो विस्मृति का कारण है ये। मानसिक द्वंद्व है तो भी विस्मृति हो सकती है। सीखने की दोषपूर्ण पद्धतियां होंगी तो भी विस्मृति हो सकती है। आगे देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है? क्या कहलाता है? यानी वो कौन सा साइंस है जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने में काम करता है, विभाजित करने में काम करता है, प्रस्तुत करने में काम करता है, तुलना भी करता है और व्याख्या करने का काम भी करता है? ऐसी कौन सा साइंस है जो इसकी विधि से संबंधित होता है? तो पहला है सांख्यिकी, दूसरा है गणित, तीसरा है ज्यामिति, चौथा है संभाव्यता। आप जानते हैं बहुत सीधा सा है सांख्यिकी, है ना, स्टैटिक्स या स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो यह प्रश्न यहीं पे समाप्त हुए। हम आशा करते हैं कि आपने बहुत अच्छा अभ्यास किया है और आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा भी है। तो चलिए, यदि वीडियो आपको पसंद आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के अंदर और अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट भी करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी। और तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद।